हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। अब एडीईओ का एग्ज़ाम कुछ ही दिन बचे हैं, तो उसी के तर्ज पर सीजी पाठशाला ने आपके लिए एक मॉक टेस्ट बनाया है, जिसमें आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे और सामान्य ज्ञान जो 15 नंबर के आने वाले हैं उससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो आप देख सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था से हमारे पास 68 समथिंग क्वेश्चंस रहेंगे प्लस 32 सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा एडीईओ के लिए मॉक टेस्ट। ये एग्ज़ाम को देखते हुए सिलेबस के हिसाब से ही बनाया गया है, तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और जिस भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है तो आप पहले कमेंट में बताइएगा, उसके बाद आप आंसर देखिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा हमारा और प्लेटफॉर्म है जिसमें आप जुड़कर स्टडी मटेरियल और वीडियो डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब से तो जुड़े हुए हैं, यह हमारा यूट्यूब का चैनल लिंक है, और साथ में हमारा टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे है। जो टेलीग्राम से जुड़े नहीं हैं वो जुड़ सकते हैं, और ये व्हाट्सअप चैनल का लिंक है। जो व्हाट्सअप चैनल में नहीं जुड़े हैं वो उसमें भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम में अभी नया बनाया गया अकाउंट है, इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको रील्स और शॉर्ट के माध्यम से बेहतर जानकारी मिलेगी। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए अब हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज हमारा टॉपिक है, 1 से लेकर 68 नंबर तक के क्वेश्चंस रहेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन, निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यह क्वेश्चन कथन और कारण से संबंधित है। आपको कथन और कारण को देखना है क्या सही है। इस क्वेश्चन का कथन, स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं होती। बोला जा रहा है स्थानीय निकायों को सहायता प्रदान करने के लिए संघीय वित्त आयोग मतलब केंद्र के वित्त आयोग से का कोई भूमिका नहीं होता। और उसका कारण देख लेते हैं। संविधान की 73वें तथा 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय स्वशासन संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य का विषय बना हुआ है। तो क्या 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद भी स्थानीय स्वशासन राज्य का विषय बना हुआ है? तो क्या हमारे कथन और कारण दोनों सही हैं? कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। या ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ऑप्शन सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन डी, कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो हमारा क्या आंसर हो सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये मॉक टेस्ट है तो इसका आंसर आप जरूर बताने का प्रयास करें। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कथन गलत है परंतु कारण सही है। स्थानीय स्वशासन को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं होती लिखा हुआ है, लेकिन संघीय वित्त आयोग की भी भूमिका होती है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 280 में संघीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर अनुच्छेद 280(3) के तहत राज्य में पंचायतों के इन संसाधनों की आपूर्ति और अनुच्छेद 280(3) राज्य में नगरीय निकायों के संसाधनों की आपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय बताता है। तो हमारा कथन गलत है और कारण सही है। कारण इसलिए सही है क्योंकि स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का ही विषय है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर देखेंगे, डिटेल ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मॉक टेस्ट है और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप इतने समय से तैयारी कर रहे होंगे, आप इसका आंसर ज़रूर बताइएगा और सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? हमें 3 कथन दिया है, उसमें से कौन सा कथन सही है वो बताना है। पहला कथन, सर्वप्रथम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने हेतु राजीव गांधी सरकार ने प्रयास किया। दूसरा कथन, पीवी नरसिम्हा राव ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने हेतु 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 में संसद में प्रस्तुत किया। तो क्या ये दोनों कथन सही हैं?
तीसरा कथन देते हैं, 73वें संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? अब मैं आपको बता देता हूँ। पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने हेतु राजीव गांधी सरकार ने प्रयास किया था। उन्होंने 64वां संविधान संशोधन लाया था जो पास नहीं हो पाया था, लेकिन प्रयास इनका पहला था। दूसरा, वीपी सिंह सरकार ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 में संसद में प्रस्तुत किया। तो ये गलत है। वीपी सिंह ने नहीं किया था, पीवी नरसिम्हा राव द्वारा किया गया था। तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति उस टाइम शंकर दयाल शर्मा जी थे। तो हमारा पहला और तीसरा सही है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप क्या सही है वो बताना है। पहला कथन, संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायतों से संबंधित 29 विषय बताए गए। तो क्या ये सही है? दूसरा, संविधान में भाग 9 जोड़ा गया जिसके अंतर्गत कुल 15 अनुच्छेद आते हैं। तो इन दोनों कथनों में हमारा केवल कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर इसका डिटेल भी अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल में पंचायती राज व्यवस्था का पूरा MCQ सीरीज़ लाया गया था, उसको आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी समितियां पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है? कौन सी समितियां पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है? पहला समिति सादिक अली समिति, दूसरा बलवंत राय मेहता समिति, तीसरा LM सिंघवी समिति, चौथा GL व्यास समिति, पांचवा अशोक मेहता समिति। तो इन पांचों में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित है? तो ये पांचों समिति पंचायती राज से संबंधित है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप सभी समिति को जानते होंगे। सादिक अली समिति बस आपको नया लग रहा होगा। इस समिति को 1964 में राजस्थान की सरकार द्वारा गठित किया गया था और ये पंचायती राज से संबंधित था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के मूल उद्देश्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन है उसको विचार करना है और इसमें सही कथन को आपको बताना है। याद रखें, कभी कभी गलत कथन भी पूछ लेता है। आप डायरेक्ट कथन को देखकर सही बताकर आपको आंसर नहीं देना है, आपको कथन में क्या पूछा है वो बताना है। तो इसमें सही कथन को पूछा है। तो पहला कथन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करना। दूसरा कथन, विकास में जन भागीदारी को बढ़ावा देना। तीसरा कथन, राजनीतिक जवाबदेही का विकास करना। चौथा कथन, वित्तीय संग्रह को बढ़ावा देना। तो पंचायती राज व्यवस्था के मूल उद्देश्य के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो इन सभी कथनों में से पहला कथन सही है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करने का उद्देश्य था पंचायती राज व्यवस्था का। और दूसरा कथन भी सही है, विकास में जन भागीदारी को बढ़ावा देना। बाकी ये दोनों कथन गलत है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जो पंचायतों में अल्पसंख्यकों को आरक्षण प्रदान करता है? पंचायतों में अल्पसंख्यकों को आरक्षण प्रदान करने वाला कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश जो है अल्पसंख्यकों को आरक्षण प्रदान करता है, एकमात्र राज्य। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही है? अभी निर्वाचन से संबंधित क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है वो बताना है। पहला कथन, ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है। क्या ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है? क्या ये कथन सही है? आप सोचिए। दूसरा कथन, राज्य निर्वाचन आयुक्त जो निर्वाचन कराने के लिए जिम्मेदार होता है भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण के अधीन होता है। पूछा गया है राज्य निर्वाचन आयोग क्या भारत निर्वाचन आयोग के अधीन होता है? न्यूनतम 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है।
क्या न्यूनतम 25 वर्ष निर्धारित किया गया है? तो ये तीनों में से कौन सा कथन सही होगा? हमारा आंसर क्या हो सकता है? आप ऑप्शन को देखकर बताइए। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सही है। सही पूछा गया है तो केवल एक सही है। इसमें क्या दिए है? ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है, केवल यही सही है। दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अधीनस्थ नहीं होता है, वो अपना स्वतंत्र कार्यभार करता है। और न्यूनतम चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष नहीं 21 वर्ष बताया गया है। तो हमारा तीसरा भी गलत है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब डायरेक्ट आंसर को देखते हैं। व्याख्या के लिए आप पुराने क्वेश्चंस को देख सकते हैं और आप वीडियो में जरूर बने रहिएगा, आपको अच्छे से अच्छा क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? क्या सही है? सही कथन को बताना है। पहला कथन, इस पर राज्यपाल की सहमति 24 जनवरी 1994 को प्राप्त हुई। पहला कथन, इस पर राज्यपाल की सहमति 24 जनवरी 1994 को प्राप्त हुई। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 जो है उसमें राज्यपाल के द्वारा सहमति 24 जनवरी 1994 को मिली। दूसरा, 26 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश राजपत्र में पहली बार प्रकाशित हुआ। तीसरा कथन, भारत गणराज्य के 44वें वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हुआ। चौथा कथन, अध्याय 1 प्रारंभिक धारा 1 उपधारा 2 इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है, परंतु इसका विस्तार उन अपवादित एवं उपांतरणों के अधीन रहते हुए जो कि धारा 14 का में उपबंधित किए गए हैं अनुसूचित क्षेत्र पर होगा। तो ये आपके पास चारों कथन हैं, इसको आप पढ़िए और आंसर कौन सा सही होगा वो बताइए। डायरेक्ट आंसर देखते हैं अब हम। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें पहला, तीसरा और चौथा सही है। इसमें पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। 26 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश राजपत्र में पहली बार प्रकाशित नहीं हुआ था, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सूची 1 दिया है जिसमें अध्याय दिया है और सूची 2 में उसके उपबंध दिए हैं, तो उसको हमको सुमेलित करना है। तो यहाँ आपको ऑप्शन दिया है और ये सारे क्वेश्चन है, आप इसको मिलाइए और आंसर पहले देखिए, उसके बाद हमारा आंसर देखिएगा। तो अध्याय 2 क्या बताता है? यह ग्राम सभा का गठन बताता है, तो इसका दूसरा हो जाएगा, ए का हो जाएगा हमारा दूसरा। और अध्याय 3 क्या बताता है? अध्याय 3 हमें पंचायतों की स्थापना बताता है, तो बी का जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। और अध्याय 4 ये निर्वाचन का संचालन बताता है, तो इसका तीसरा हो जाएगा, सी का हमारा तीसरा हो जाएगा। और अध्याय 5 पंचायत के कामकाज का संचालन, तो डी का 4 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या आपका आंसर सही था? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कर ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य कर है? ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित करने वाले अनिवार्य कर कौन से हैं? तो आप आंसर कमेंट में बताइएगा। पहला संपत्ति कर, तो ये अनिवार्य कर है। दूसरा प्रकाश कर, ये भी अनिवार्य कर है। तीसरा पशुओं के रजिस्ट्रीकरण पर फीस, ये भी अनिवार्य कर है। और चौथा जल कर, ये ऐच्छिक कर है, तो ये चौथा गलत है। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। जल से संबंधित जो भी कर होते हैं वो ऐच्छिक कर होते हैं, और बाकी बाजार, वित्तीय व्यापार, भूमि, पशु से संबंधित, प्रकाश और संडास से संबंधित ये सारे के सारे अनिवार्य कर होते हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर जिला पंचायत द्वारा अधिरोपित किए होता है? जिला पंचायत द्वारा अधिरोपित कौन सा कर है? आप इसको देखिए और आंसर बताएं।
तो एक बात याद रखें, जिला पंचायत द्वारा एक भी अधिरोपित कर नहीं होता। इस कारण हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तीनों के तीनों जिला पंचायत द्वारा अधिरोपित कर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिभाषा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 2 में बताई गई है? निम्नलिखित में से किसकी परिभाषा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम धारा 2 में बताया गया है, वो पूछा गया है। किसका किसका, ये चारों में से किसका किसका बताया गया है? तो पहला दिया है कारखाना का, हाँ तो इसका बताया गया है। दूसरा ये भी सही है, निःशक्त व्यक्ति। तीसरा स्वामी का भी परिभाषा बताया गया है। चौथा तुलन पत्र, इसका नहीं बताया गया है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अध्याय 1 प्रारंभिक के विषय में कौन सा कथन सही है? अध्याय 1 के अंतर्गत केवल 2 धाराएं आती हैं। दूसरा, धारा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ है। धारा 3, धारा 2 परिभाषा है, जिसके अंतर्गत 31 परिभाषाएं बताई गई है। तो ये तीनों में से कौन सा सही है? तो हमारा आंसर इसमें भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है। स्थानीय प्राधिकारी को किस रूप में परिभाषित किया गया है? आप देखिए और आंसर बताइए। तो हमारा इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्थानीय प्राधिकारी का वही अर्थ होगा जो उसे छत्तीसगढ़ साधारण खंड अधिनियम 1957 में दिया गया है। 1957 में, तो याद रखें स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित 1957 का नियम है, तो हमको बस यही याद रखना है। बाकी देखो सब में अलग अलग दिया है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है? ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है होता है। आप फट से क्वेश्चन को देखकर सही सही को मत बता देना, क्वेश्चन को पहले पूरा देखना, क्या सही नहीं है वो पूछा गया है। पहला कथन, ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति आवश्यक है। तो ये पूरे कथन को आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, उसके बाद आंसर बताइएगा। यहाँ ऑप्शन दिया है और ये पूरे कथन है। तो इसमें पहला कथन तो सही है। दूसरा कथन, ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाओं को उपस्थित आवश्यक है, उपस्थिति, ये भी सही है। तीसरा, गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी होते हैं, ये भी सही है। चौथा, गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है, तो ये भी सही है। पांचवा, स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति आवश्यक है, तो ये गलत है। हमको गलत पूछा गया तो गलत को बताना है, यहाँ पर कौन सा सही नहीं है वो, तो पांचवा गलत हुआ। छठवा देखते हैं, स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी बजट पारित किया जा सकता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है, बजट पारित किया नहीं जा सकता स्थगित सम्मेलन में। तीसरा, सातवां, स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है, तो ये भी गलत है। लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन सारे सदस्यों के सामने होता है गणपूर्ति के आधार पर, तो ये सातवां भी गलत है। आठवां, यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठक में गणपूर्ति ना हो तो सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है, तो ये सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 5वां, 6वां और 7वां सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सभा की शक्तियों और कृत्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? ग्राम सभा के शक्तियों और कृत्यों के संबंध में कौन सा कथन सही है वो बताना है, तो आप आंसर बताइए। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। आइए पढ़ लेते हैं। पहला कथन, इसका वर्णन छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 7 में है। गरीबी उन्मूलन तथा अन्य कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान करना तथा चयन करना, तो ये सही है क्योंकि ग्राम सभा ही इसका पहचान करता है। सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए लोगों को गतिशील करना, तो ये भी सही है। तो पहला, दूसरा सही है, चौथा गलत है। निराश्रितों की सहायता ग्राम सभा नहीं करती, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 कथन दिया है, दोनों में से कौन सा कथन सही है आप पढ़ के बताइए। पहला कथन, ग्राम सभा के प्रत्येक सम्मेलन की सूचना सम्मेलन की तारीख के कम से कम 7 दिन पूर्व सदस्यों को दी जाएगी, 7 दिन पूर्व। दूसरा कथन, किसी आपत्ति विपत्ति की दशा में सम्मेलन पूरे 3 दिन
पूर्व सूचना के देकर बुलाया जाएगा। तो क्या 3 दिन पूर्व विशेष सम्मेलन के लिए 3 दिन पूर्व होता है? तो पहला दूसरा दोनों सही है, हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हैं और वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे मेहनत को अप्रिसिएट कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए और नए व्यूवर्स हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी जनपद पंचायत, ऑप्शन सी जिला पंचायत, ऑप्शन डी मुख्य कार्यपालन अधिकारी। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्राम सभा जो है सामाजिक अंकेक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में कौन सी तिथि असंबद्ध है? ऑप्शन ए 23 जनवरी, ऑप्शन बी 14 अप्रैल, ऑप्शन सी 14 मई, ऑप्शन डी 20 अगस्त। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 मई को ग्राम सभा की बैठक नहीं होती है, यहाँ पास असंबद्ध है बोला गया है। ठीक है, तो कौन से दिन नहीं बैठक होती वो बताना है। पूरा मिला के 6 बैठक होता है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। यहाँ हमें 4 कथन दिया है, अब उसमें से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। पहला कथन, ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो ये तो सही है। दूसरा कथन, अवधि की गणना ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से होती है, ये भी सही है। तीसरा कथन, अवधि की गणना परिणामों की घोषणा की तिथि से होती है, तो ये गलत है। चौथा कथन, अवधि की गणना ग्राम पंचायत के गठन की अधिसूचना की तिथि से होती है, तो ये भी गलत है। तो तीसरा और चौथा गलत है, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों की कालावधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से 3 सही होगा और 1 असत्य, तो आपको असत्य कथन को बताना है। याद रखिए, सत्य कथन ने असत्य को। ऑप्शन ए, बीच में पंचायत के विघटन के 6 महीने के भीतर चुनाव आयोजित किया जाता है। दूसरा ऑप्शन, यदि विघटन के समय पंचायत की शेष अवधि 6 महीने से कम है तो इसकी शेष अवधि के लिए चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। तीसरा कथन, ऑप्शन सी, पंचायत के गठन के लिए चुनाव इसकी 5 वर्ष की अवधि पूर्व होने से पहले पूरा हो जाएगा। ऑप्शन डी, किसी भी पंचायत के विघटन पर गठित पंचायत की अवधि अगले 5 वर्ष के लिए होगा। किसी भी पंचायत के विघटन पर गठित पंचायत की अवधि अगले 5 वर्ष के लिए होगा, तो ये हमारा ऑप्शन डी ही गलत है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। असत्य कथन को चुनना है। वो जितना शेष अवधि बचा है उतने समय के लिए वो पंचायत रहेगा, जो भी उपचुनाव के बाद बनते हैं। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक ग्राम पंचायत का चुनाव 1 नवंबर 2012 को संपन्न हुआ और 25 नवंबर 2012 को इसकी पहली बैठक हुई। इसी बीच ग्राम पंचायत को विघटित कर दिया गया। उक्त ग्राम पंचायत के लिए नया चुनाव 20 दिसंबर 2014 को आयोजित हुआ। इस नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत की अवधि क्या होगी? पूछा जा रहा है ये जो नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत है वो कितने तारीख तक रहेगा, लास्ट मतलब उसका। ऑप्शन ए 31 अक्टूबर 2017, ऑप्शन बी 24 नवंबर 2017, ऑप्शन सी 19 दिसंबर 2019, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 2019। तो आपको पता होगा कोई भी ग्राम पंचायत जो होता है वो 5 वर्ष के लिए बनता है और इसमें बीच में विघटित बोला गया है। तो जब ये बीच में विघटित हो गया उसके बाद जो नया ग्राम पंचायत बनेगा वो भी शेष अवधि के लिए काम करेगा, मतलब हमको प्रथम बैठक को ही देख कर चलना है। तो इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो 25 नवंबर 2012 को हुआ, तो इससे 5 साल प्लस करना है हमको, तो 2012 से 5 ईयर प्लस करना है, तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो इसमें 2017 वाला ऑप्शन सही होगा और ये 25 नवंबर को हुआ है तो ये 24 नवंबर इसका लास्ट डेट रहेगा, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें कथन 5 कथन दिए हैं, उसमें से आपको कौन सा कथन सही है वो बताना है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। और ये 5 कथन दिए हैं, इसमें आप डायरेक्ट आंसर बताइए। बहुत बड़ा है ये, वीडियो को पॉज करके पढ़िए, उसके बाद आंसर बताइए। तो आशा करता हूँ आप आंसर समझ गए होंगे। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 2 सही हैं। हमको यहाँ सत्य कथन बताना है, तो सिर्फ दूसरा नंबर का कथन बस सही है। पंच व सरपंच के चुनाव के बाद तहसीलदार जल्द से जल्द उप सरपंच के निर्वाचन के लिए ग्राम पंचायत का सम्मेलन बुलाएगा। तो हमारा सिर्फ दूसरा कथन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप कथन को पढ़िए और आंसर दीजिए। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और चौथा कथन सही है। पहला कथन बोला गया है, उप सरपंच के निर्वाचन हेतु सम्मेलन की सूचना सम्मेलन की तारीख से 5 दिन पूर्व सभी सदस्यों को भेज दी जाएगी। चौथा नंबर का कथन, उप सरपंच के निर्वाचन हेतु बुलाए गए सम्मेलन की अध्यक्षता कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा की जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंच पद के आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पंच पद के आरक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ हमको 4 कथन दिया है, अब कौन सा कथन सही है वो बताना है। आप चारों कथन को पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। अगर मैं कथन को पढ़ के भी अगर डिटेल बताऊंगा तो क्वेश्चन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और मॉक टेस्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलना चाहिए, तो हम डायरेक्ट वही काम करते हैं जो जल्दी से जल्दी हो जाए। आशा करता हूँ आप कथन पढ़ लिए होंगे। इसमें आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला और चौथा कथन सही है। पहला कथन पढ़ लेते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित रखे जाएंगे। और चौथा कथन है हमारा, किसी ग्राम पंचायत में जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 50% से अधिक स्थान आरक्षित किए गए हैं, वहां भी शेष स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात के आरक्षण किए जाएंगे, बशर्ते कुल आरक्षण 50% से अधिक ना हो। याद रखिए 50% से अधिक ना हो। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ भी आपको 4 कथन दिया है, आप आंसर बताइए। तो हमारा इसमें कथन दूसरा और कथन तीसरा सही है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा कथन है, पंच पद के आरक्षण हेतु लॉट कलेक्टर द्वारा निकाला जाता है, और सरपंच पद के आरक्षण हेतु लॉट कलेक्टर द्वारा निकाला जाता है। जो लॉटरी निकाला जाता है वो कलेक्टर के द्वारा निकाला जाता है। तो ये दोनों कथन सही हैं, सही कथन बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27वां नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में इससे सही क्या सही है ये बताना है। इसमें भी आपको 8 कथन दिए हैं, अब उसमें ये क्या सही है आपको बताना है। तो ये पूरा कथन देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप आंसर को बताइएगा। तो इसका भी हमारा आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा। पहला, चौथा, 5वां और 8वां सही है। इसमें पहला सही है। आइए देखते हैं। एक मतदाता पंच और सरपंच का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, तो ये सही है। उसके बाद चौथा सही है, फिर 5वां सही है, फिर 8वां सही है। चौथा कथन है, एक मतदाता सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। 5वां कथन, एक मतदाता जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। 8वां कथन, एक मतदाता सरपंच और जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। तो सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इसको बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, तब आपको आसानी से याद रहेगा एग्जाम के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत का सरपंच कब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 38 के अनुसार आपको बताना है अप्रत्यक्ष रूप से कब निर्वाचित किया जाता है ग्राम पंचायत के सरपंच को। कंडीशन, पहला कंडीशन है जब सरपंच त्यागपत्र देता है। दूसरा कथन, जब सरपंच प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है। तीसरा कथन, जब सरपंच पदच्युत कर दिया जाता है।
चौथा कथन, जब सरपंच का चुनाव लंबित होता है। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा कथन के अनुसार सरपंच को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। ये धारा 38 के अनुसार ये है, और इसमें भी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, लेकिन ये धारा 13 के अनुसार होता है, याद रखिए। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये कौन सा कथन सत्य है, आप कथन को पढ़िए, आंसर उसके बाद इस ऑप्शन के हिसाब से दीजिएगा। तो हमारा कथन जो है उसमें से पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है और चौथा कथन सही है। हमारा आंसर उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए कथन को देख लेते हैं एक नज़र। जब तक किसी सरपंच को पद धारण किए 1 साल नहीं हो जाता, उसके खिलाफ यह प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो ये सही है, 1 साल होने के बाद लाया जा सकता है। सरपंच के कार्यकाल के अंतिम 6 माह में यह प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, ये भी सही है। इस प्रस्ताव के पारित होने पर वह इसकी अपील कलेक्टर के पास कर सकता है, तो ये भी सही है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार वीडियो को देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसमें भी कथन बहुत सारे दिए हैं, आप कथन को खुद से पढ़िए। अगर मैं पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पॉज करके पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको ही पढ़ के आंसर देना है और ये एक मॉक टेस्ट वाला सीरीज़ है। तो ये आपके लिए इसी तरीके से हेल्पफुल होगा कि आप खुद ही क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। तो ये हमारा ऑप्शन है, आप आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर, सही कथन को पूछा है, इसके अकॉर्डिंग दूसरा, तीसरा, छठवां और 8वां कथन सही है। इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए कथन को पढ़ लेते हैं। दूसरा कथन दिया है, 20% सरपंच को जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, जनपद पंचायत की स्थायी समिति के सदस्य नहीं हो सकते। तो ये जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं लेकिन स्थायी समिति के सदस्य नहीं हो सकते, तो ये सही है। दूसरा, 20% सरपंच को जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, तो ये भी सही है, चक्रानुक्रम में होता है, फिर दूसरे सरपंच को बनाया जाता है पदेन सदस्य। छठवां कथन है, 20% सरपंच को जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं को पुनः सदस्यता नहीं दी जा सकती, पुनः सदस्यता नहीं दी जा सकती, ये भी सही है। 8वां कथन, 20% सरपंच को जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं का चयन लॉट द्वारा किया जाता है, तो ये भी सही है, लॉट द्वारा किया जा सकता है। 20% सरपंच जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं उनका चयन लॉट द्वारा किया जाता है कि कौन से 20% सरपंच पदेन सदस्य बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से वैध क्या नहीं है? वैध क्या नहीं है वो बताना है। और देखो ऐसा क्वेश्चन 2018 के CGPSC प्री में पूछा गया है, तो कौन सा वैध नहीं है वो बताना है, मतलब 4 ऑप्शन में से कौन सा गलत है वो बताना है। पहला ऑप्शन, एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है, तो ये सही है, विधायक प्रतिनिधि नामित करता है। दूसरा, एक लोकसभा सदस्य जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है, ये भी सही है, लोकसभा के सदस्य भी कर सकते हैं। वैसे राज्यसभा के सदस्य भी प्रतिनिधि नामित कर सकते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन डी, एक महिला सरपंच ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत की बैठक में भाग लेने के लिए अपने पति को नामित कर सकता है, तो क्या पति को नामित कर सकता है? तो नहीं कर सकता, ये गलत है, आप पंचायत सीरीज देखे भी होंगे। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वैध यही नहीं है। कौन सा वैध नहीं है, नियम के खिलाफ है वो पूछा गया है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन के पश्चात नामों का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन के पश्चात नामों का प्रकाशन किसके द्वारा किया जा सकता है? पहला, ग्राम पंचायत के मामले में उपखंड अधिकारी राजस्व, दूसरा जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर द्वारा, तीसरा जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत के द्वारा। तो इसमें हमारा आंसर केवल
1 हो जाएगा। ग्राम पंचायत के मामले में उपखंड अधिकारी राजस्व द्वारा नाम नामित किया जाता है, नाम का प्रकाशन किया जाता है। जनपद पंचायत और जिला पंचायत के मामले में कौन करता है? जनपद पंचायत के मामले में जिला संयुक्त संचालक या उप संचालक करता है और जिला पंचायत के मामले में कलेक्टर करता है, याद रखें। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर केवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है उपाध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध, ये बताना है सही कथन। तो यहाँ पे आपको 6 कथन दिया है, इसको आप देखिए, उसके बाद आंसर बताइएगा। तो आपको आंसर पता चल गया होगा। इस क्वेश्चन में मतलब इस कथन में दूसरा, तीसरा और छठवां सही है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा कथन है, यह कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। यह उपस्थित तथा मतदान करने वाले 3/4 सदस्यों के द्वारा पारित होना चाहिए। और छठवां जो दिया है, इस सम्मेलन की अध्यक्षता एक शासकीय अधिकारी द्वारा की जाएगी। इसमें याद रखना सब जगह 2/3 दिया रहेगा, लेकिन कुल सदस्यों का 2/3 और उस टाइम उपस्थित और मतदान करने वाले, मतलब उस अविश्वास प्रस्ताव का जो बैठक होगा उस टाइम में जो उपस्थित रहेंगे और जो मतदान कर सकते हैं उनका 3/4 सदस्यों के द्वारा होगा, याद रखना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पंचायत पदाधिकारी को निलंबित किया जाता है तो, किसी पंचायत अधिकारी को पदाधिकारी को निलंबित किया जाता है तो कौन सा कथन सही है, आपको इसमें बताना है। 5 कथन दिया है और यहाँ इसके ऑप्शन है। तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर बताइए। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर पहला कथन, तीसरा कथन और 5वां कथन सही हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। पहला कथन था, निलंबन आदेश की रिपोर्ट 10 दिन की कालावधि के भीतर राज्य सरकार को भेजी जाएगी। तीसरा कथन जो सही है, राज्य सरकार रिपोर्ट प्राप्त करने के 90 दिन के भीतर इस निलंबन आदेश की पुष्टि करेंगे। 5वां कथन जो सही है, यदि राज्य सरकार तय समय के भीतर निलंबन आदेश की पुष्टि नहीं करते हैं तो निलंबन का आदेश रद्द हो जाएगा, मतलब वो निलंबित नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रथम पंचायत चुनाव किस वर्ष हुए? छत्तीसगढ़ में प्रथम पंचायत चुनाव कब हुए थे? ऑप्शन ए जनवरी 2001, ऑप्शन बी जनवरी 2002, ऑप्शन सी जनवरी 2003, ऑप्शन डी जनवरी 2005। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जनवरी 2005 में प्रथम पंचायत चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पास आपको 6 कथन दिया है, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो हमारा आंसर इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सही है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। आइए कथन को देख लेते हैं जो सही है। सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। सरपंच को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है यदि सरपंच ग्राम पंचायत की मासिक बैठक 3 बार बुलाने में असफल होता है तो उसे पदच्युत किया जा सकता है। लेकिन याद रखें 3 बार के बाद 2 बार और चांस दिया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, जो हमारे ऑप्शन सी को सही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरपंच कैसे अपने पद से हटाया जा सकता है? तो ये कथन को पढ़िए और बताइए सरपंच को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है, जो हमारे आंसर ऑप्शन सी को सही करते हैं। हमारा आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सरपंच के पद से उसे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है, प्रत्यावर्तन रिकॉल के द्वारा हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव का धारा 21 है और प्रत्यावर्तन का धारा 21A है। और जब ग्राम पंचायत की बैठक कम से कम 3 बार बुलाने में असफल होता है तब, ग्राम पंचायत की बैठक याद रखें, इसमें बुलाने में असफल होता है तब, तो ये भी कथन सही है। यहाँ पर ग्राम सभा का बैठक 3 बार बुलाने में असफल लिखा है, तो ग्राम सभा नहीं है, ग्राम पंचायत है, याद रखिए, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद पंचायत की स्थायी समिति के विषय में सही क्या है?
आशा करता हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। कथन को देखिए और आंसर बताइए। मॉक टेस्ट है इसलिए आपको खुद से आंसर बताना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला कथन और दूसरा कथन सही हो जाएगा, जिसके कारण हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पहला कथन दिया है जनपद पंचायत का अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति का प्रदेश अध्यक्ष होता है, सही है। दूसरा कथन है जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष शिक्षा समिति का प्रदेश अध्यक्ष होता है, तो ये भी सही है। अगर आपको मॉक टेस्ट के बेस में अगर आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर आप ऐसे ही देख रहे होंगे तो आपको बोर लग रहा होगा। तो जिसको एग्ज़ाम क्लियर करना है उसे तो ये सब खुद से करना पड़ेगा, एग्ज़ाम आपको खुद से ही देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला पंचायत की स्थायी समिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जिला पंचायत की स्थायी समिति के संबंध में कौन सा कथन सही है वो बताना है। 4 कथन है और यहाँ ऑप्शन है, तो आप देखिए और बताइए। तो इसमें हमारा दूसरा और तीसरा कथन सही है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा कथन है विधानसभा का कोई भी सदस्य 2 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर आपको स्थायी समिति के बारे में बताना था। तो विधानसभा के जो भी सदस्य होंगे, वो जो भी विधायक होंगे, वो 2 से अधिक स्थायी समिति के सदस्य नहीं हो सकते। तीसरा है संसद का प्रत्येक सदस्य जो जिला पंचायत का सदस्य है उस पंचायत में अपनी पसंद से 2 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं होगा। ये भी वही है, 2 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं होगा, मतलब 2 समिति का सदस्य बन सकता है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ जनपद और जिला पंचायत स्थायी समिति के सदस्यों की पदावधि और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया नियम 1994 के अनुसार निम्न को सुमेलित कीजिए। यहाँ सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर से एक सूची 1 दिया है जिसमें धारा दिया है और सूची 2 में उसके प्रावधान, तो कौन से सही है वो देखना है और बताना है। तो वीडियो पॉज करके देखिए फिर बताइए। आइए देखते हैं इसका आंसर। धारा 4, धारा 4 का काम है स्थायी समिति के गठन के लिए सम्मेलन, स्थायी समिति के गठन के लिए सम्मेलन, तो ए का जो है वो पहला हो जाएगा, ये वाला। दूसरा धारा 15 जो है वो सभापति का निर्वाचन करता है, तो बी का जो है वो दूसरा हो जाएगा। धारा 18 जो है वो पदावधि को ध्यान में रखता है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी का तीसरा हो जाएगा। और धारा 21 गढ़पूर्ति के लिए है, तो डी का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद और जिला पंचायत की किस समिति के सदस्य अपने पद से त्यागपत्र नहीं दे सकते? जनपद और जिला पंचायत के कौन से समिति के सदस्य अपने पद से त्यागपत्र नहीं दे सकते? पहला दिया है सामान्य प्रशासन समिति, दूसरा शिक्षा समिति, तीसरा कृषि समिति, चौथा संचार तथा संकर्म समिति, 5वां सहकारिता व उद्योग समिति। अब इसमें ये ऑप्शन दिए हैं, आप इसका आंसर बताइए। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक। सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य अन्य सभी समितियों के सभापति होते हैं, अतः वह सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य पद से इस्तीफा नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या ग्राम पंचायत के कार्य हैं? निम्नलिखित में से क्या ग्राम पंचायत के कार्य हैं? तो यहाँ पूरे कथन दिए हैं, आप पढ़िए, वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, उसके बाद आंसर देखिएगा। आइए कथन देखते हैं और कौन सा कार्य है वो देखते हैं। ग्राम पंचायत के कार्य हैं, ठीक है। पहला कथन, जनगणना कार्य में राज्य सरकार, केंद्र सरकार या विधि पूर्वक गठित किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित सर्वेक्षण में सहायता करना, तो ये ग्राम पंचायत के कार्य है, पहला सही है। दूसरा, संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों को छोड़कर अन्य ऐसे प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों का अनुरक्षण और चारागाहों तथा अन्य भूमियों का बनाए रखा जाना, ये भी ग्राम पंचायत के कार्य है, ये भी सही है। तीसरा कथन, गंभीर तथा
आपातकालीन मामलों में निर्धन व्यक्तियों के लिए चिकित्सीय सहायता की व्यवस्था करना, ये भी ग्राम पंचायत के कार्य हैं। चौथा है स्थानीय तीर्थयात्रियों द्वारा त्योहारों के संबंध में व्यवस्था करना, तो ये जो है ग्राम पंचायत के कार्य नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग आंसर दे रहे होंगे और आपका आंसर सही भी हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 में धारा दिया है और सूची 2 में उसके बारे में दिया है। तो देखिए कि कौन सा धारा किसका है। पहला धारा दिया है, तो इसको आप देखिए और आपका आंसर क्या होगा वो बताइए। आइए देखते हैं हमारा आंसर। धारा 63। तो धारा 63 जो है वो पंचायत की निधियों के समन्वय के बारे में बताता है। तो ए का जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। बी का देखते हैं धारा 64। तो धारा 64 पंचायत को सहायता अनुदान के बारे में बताता है, तो ये बी का हो जाएगा दूसरा। धारा 65 ये स्थावर संपत्ति का अंतरण के बारे में बताता है, तो ये इसका हो जाएगा सी का तीसरा। और धारा 68 ये सहायता अनुदान देने की शक्ति के बारे में बताता है, तो डी का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आशा करता हूँ आपका भी यही होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों का विघटन करने वाले विहित अधिकारी कौन सा युग्म सुमेलित है? पंचायतों का विघटन करने वाले विहित अधिकारी कौन सा युग्म सुमेलित है वो आपको बताना है। पहला दिया है ग्राम पंचायत को विघटित करने वाले कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर। दूसरा जनपद पंचायत को विघटित करने वाले कलेक्टर। तीसरा जिला पंचायत को विघटित करने वाले संचालक पंचायत। तो क्या ये तीनों सही हैं या कौन सा सही है आप ज़रूर बताएं। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। आप जानते होंगे त्रिस्तर पंचायतों में पंचायतों का विघटन पहले तो राज्य सरकार कर सकता है और उसके अलावा संचालक पंचायत उसको विघटित कर सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग जिला पंचायत का सही है क्योंकि इसमें संचालक पंचायत दिया है। जनपद पंचायत को भी संचालक पंचायत विघटित कर सकता है और ग्राम पंचायत को भी संचालक पंचायत। तो ये 2 में गलत दिया है, बाकी तीसरा सही है, इसलिए केवल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है आपको देख के बताना है। वीडियो को पॉज करें और आंसर दीजिए, उसके बाद मैं डिटेल बताता हूँ। आइए कथन को देखते हैं। आशा है आप आंसर बता दिए होंगे। पहला, पंचायत का प्रत्येक पंच सदस्य, पदधारी, अधिकारी या सेवक पंचायत के किसी धन या अन्य संपत्ति की ऐसी हानि, दुर्व्यवहार या दुरुपयोग के लिए जिसमें वह एक पक्ष रहता है या जो उसके द्वारा अवाचार से या उसके कर्तव्य के प्रति घोर उपेक्षा के कारण हुई है, व्यक्तिगत रूप से दायित्व होगा। पंचायत के प्रत्येक जो भी पदधारी होंगे वो किसी संपत्ति को, पंचायत की संपत्ति का हानि या दुर्व्यय या दुरुपयोग करता है तो उसका व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी होगा, ये बोला गया है, तो ये सही है। दूसरा, वह रकम ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग की प्रतिपूर्ति करने के लिए अपेक्षित है जो राज्य सरकार द्वारा वसूल की जाएगी, तो ये गलत है। तीसरा, यदि संबंधित व्यक्ति रकम का भुगतान नहीं करता है तो ऐसी रकम भू राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल की जाएगी और संबंधित पंचायत की निधि में जमा की जाएगी, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें पहला और तीसरा तो सही है, लेकिन दूसरा किस कारण से गलत हुआ है? क्योंकि यहाँ पर राज्य सरकार दिया है। यहाँ राज्य सरकार के स्थान पर कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर होता तो ये भी कथन सही हो जाता, लेकिन ये गलत है क्योंकि राज्य सरकार दिया है। वह रकम ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग की प्रतिपूर्ति करने के लिए अपेक्षित है जो राज्य सरकार द्वारा वसूल की जाएगी, तो उसे राज्य सरकार द्वारा वसूल नहीं की जाएगी, कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा वसूल की जाएगी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। दो कथन है, दोनों में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। कमेंट में इसका आंसर बताइए। याद रखें सही कथन को बताना है। तो इसमें पहला कथन दिया है, पंचायत इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत उपविधियां बना सकेगी। पंचायत इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के संगत उपविधि बना सकेगा। तो ये सही है, पंचायत भी उपविधि बना सकता है। दूसरा कथन है, पंचायत यह निर्देश दे सकेगी कि उसका भंग जुर्माने से जो 250 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। तो पंचायत उसे दंडित कर सकता है, ये निर्देश दे सकता है। तो पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आशा करते हैं आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 3 कथन है, तीनों में से कौन सा कथन सही है आप देखिए और बताइए। आइए देखते हैं पहला कथन। पहला कथन, जो कोई किसी ऐसे मामले में जो पंचायत के विचाराधीन हो ऐसे मामले में हितबद्ध होते हुए उसमें मत देगा, दोष सिद्ध पर जुर्माने से जो 250 रुपये तक का हो सकता है दंडित किया जाएगा। तो ये कथन बिल्कुल सही है, 250 रुपये का जुर्माना दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट कथन, कोई भी व्यक्ति जो पंचायत के किसी सदस्य, पदधारी या सेवक को या ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके साथ पंचायत द्वारा या उसकी ओर से कोई संविदा की गई है उसके कर्तव्य निर्वहन में बाधा पहुंचाता है तो दोष सिद्ध पर 500 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो ये गलत है, ये सारे के सारे कंडीशन में 500 रुपये का नहीं 250 रुपये का जुर्माना दिया जाता है। तो 250 रुपये यहाँ रहता तो ये सही होता, हालांकि अब ये गलत है क्योंकि 500 दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति जो पंचायत या उसके किसी अधिकारी द्वारा या उसके आदेशों के अधीन प्रदर्शित की गई किसी सूचना को या चिन्ह बिना प्राधिकरण हटाए या मिटाए वह दोष सिद्ध पर जुर्माने से 50 रुपये तक का हो सकेगा। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें जुर्माना 50 रुपये लगता है। कोई भी व्यक्ति जो पंचायत या उसके किसी अधिकारी द्वारा या उसके आदेशों के अधीन प्रदर्शित की गई किसी सूचना को या परिनिर्मित किए गए किसी संकेत या चिन्ह को उस निमित्त किसी प्राधिकार के बिना हटाए या मिटाएगा वह दोष सिद्धि पर जुर्माने से जो 50 रुपये तक का हो सकता है दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है, तो आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप डायरेक्ट आंसर देखेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी और वैसे भी ये मॉक टेस्ट है। पंचायत का कोई कार्य केवल इस कारण से अविधि मान्य नहीं होगा। तो पंचायत का कोई भी कार्य किस कारण से अविधि मान्य नहीं होगा वो बताना है। तो आप देखिए और आंसर बताइए। इसमें तीनों कथन सही है, तीनों कथन से अविधि मान्य नहीं होगा। पहला कथन, इसमें कोई रिक्त है या उसके गठन में कोई त्रुटि हो। पंचायत में कोई सदस्य का पद रिक्त है या उसके गठन में कोई त्रुटि हो तब भी पंचायत का कोई भी कार्य अविधि मान्य नहीं होगा। दूसरा, किसी पदधारी के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, संयोजन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है। तीसरा, उसकी प्रक्रिया में कोई भी अनियमितता है जो मामले के गुण दोष पर प्रभाव नहीं डालता है। तो इसमें ये तीनों कारण ही सही हैं, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पंचायत का कोई कार्य केवल इस कारण से अविधि मान्य नहीं होगा जो ये तीनों कारण को दिया गया है और ये धारा 112 के अनुसार बताया गया है, याद रखना, धारा 112 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49, अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों में आरक्षण के विषय में सही क्या है। अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायत में आरक्षण के विषय में सही क्या है। यहाँ पर आपको 6 कंडीशन दिया है, आप देखिए और आंसर बताइए। तो इसमें सही कथन बताना था, इसके अकॉर्डिंग हमारा कथन पहला
तीसरा, चौथा और छठवां सही है, जिसके कारण हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। आशा करते हैं आपका भी आंसर सही हुआ होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला कथन, आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। तो ये सही है, आरक्षण जो है ST SC के जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। दूसरा सही जो कथन है वो देखते हैं, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 50% से कम नहीं होना चाहिए। ये भी सही है। सरपंच के समस्त स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। ये भी सही है। और छठवां, जनपद और जिला पंचायत में अध्यक्ष के सभी स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई से भी कथन में कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट जरूर कीजिए, हम आपको आंसर बताएंगे, कुछ आपके डाउट को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ धारा दिया है और कौन सा वाला उसका उपबंध सही है वो आपको बताना है। आइए देखते हैं। पहला, धारा 29 जिला पंचायत का गठन, तो ये सही है। धारा 29 में जिला पंचायत का गठन दिया गया है। दूसरा धारा दिया है धारा 40 पंचायत पदाधिकारियों का हटाया जाना, तो ये भी सही है, पंचायत के पदाधिकारियों का हटाया जाना दिया है। तीसरा, धारा 42 राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ, तो ये भी सही है। धारा 42 में राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ बताया गया है। धारा 45 सम्मिलन की प्रक्रिया, तो ये गलत है। धारा 45 में पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटाए गए विषयों पर पुनर्विचार के बारे में बताया गया है धारा 45 में। और सम्मिलन की प्रक्रिया जो है वो धारा 44 में दिया गया है। सम्मिलन की प्रक्रिया धारा 44 में दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग पहला, दूसरा, तीसरा सही है। इसके कारण हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन 51, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सूची 1 दिया है धारा और सूची 2 में उसके प्रावधान दिए हैं, तो उसको आपको सुमेलित करना है। तो इसको देखिए और आपका आंसर क्या बनता है पहले आंसर दिखाइए, बताइए। आइए देखते हैं आंसर। पहला धारा दिया है धारा 115, तो धारा 115 का क्या हो जाएगा? पंचायत के धन उधार लेने की शक्ति, तो इसमें ए का हो जाएगा तीसरा। धारा 18 दिया है, धारा 118 में दिया है पंचायत के अभिलेख आदि का निरीक्षण किया जा सकना, तो ये हो जाएगा चौथा, ये वाला। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बी का जो दिया है 4 दिया है। और हमारा सी में दिया है धारा 122, तो धारा 122 के अनुसार निर्वाचन याचिका है, तो इसमें हमारा हो जाएगा ये वाला दूसरा। तो सी का हो जाएगा दूसरा और डी का तो अब पहला ही होना है। पंचायतों की संपरीक्षा, धारा 129 में पंचायतों की संपरीक्षा दिया गया है, तो डी का जो है उसका क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बहुत सारा कथन है, आप आंसर देख के बताइएगा। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की जमानत राशि के विषय में क्या सही है? तो यहाँ पास क्वेश्चन है, आप इसको स्टॉप करके जूम करके देखिए, आंसर पहले बताइए। तो इसमें हमारा सबसे पहले पहला कथन सही है, पंच उम्मीदवार के लिए 50 रुपये। उम्मीदवारों की चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि में पंच को 50 रुपये देना पड़ता है। और इसके बाद इसमें चौथा सही है, सरपंच अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए 500 रुपये। याद रखें, अनारक्षित के लिए 1000 रुपये है और SC ST वाले लोग के लिए, यहाँ जनजाति के लिए जो दिया है उसमें 500 रुपये है। और यहाँ पंच के लिए अनारक्षित में, यहाँ पर पंच उम्मीदवार नॉर्मल बोला है तो अनारक्षित में 50 रुपये है और ST SC के लिए 25 रुपये है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो सही हो जाएगा वो छठवां हो जाएगा, जनपद पंचायत सदस्य अनुसूचित जनजाति के लिए 1000 रुपये है। तो अनुसूचित जनजाति के लिए 1000 रुपये है और अनारक्षित के लिए 2000 रुपये है, ये सही हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग सातवां भी सही है,
जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार के लिए 4,000 रुपये। जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार के लिए 4,000 रुपये, ये सामान्य के लिए बताया गया है। SC ST OBC और महिला वर्ग के लिए यहाँ पास 2,000 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला, चौथा, छठवां सही है, जो हमारे आंसर ऑप्शन डी को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार किन अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है? तो एक पंचायत उम्मीदवार किसकी किसकी नियुक्ति करता है? इसमें हो जाएगा हमारा पहला सही हो जाएगा, चुनाव अभिकर्ता का नियुक्ति करता है, और चौथा मतदान अभिकर्ता का, और इसमें पांचवा सही हो जाएगा गणना अभिकर्ता का। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में चलते हैं। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा संचालित सक्षम योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा संचालित सक्षम योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं, चारों में से कौन सा सही है? इसमें हमारा पहला दिया है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा वर्ष 2009-10 में सक्षम योजना आरंभ किया गया, तो ये सही है। दूसरा, इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु आसान शर्तें पर 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है, ये भी सही है। तीसरा कथन, इस योजना के अंतर्गत वे महिलाएं पात्र हैं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाएं अथवा कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाएं, तो ये भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आशा करता हूँ आपका भी आंसर सही हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नलिखित समितियों का आरोही क्रम सबसे पहले बनी समिति से बाद की समिति तक बताना है। सबसे पहले कौन सा समिति बना, फिर बाद में कौन सा समिति बना, ये आपको बताना है। तो आंसर देख के आप बताइए, उसके बाद आंसर देखिएगा। आइए देखते हैं। पहले बलवंत राय मेहता समिति, ये कब बना था? ये 1957 में बना था। दूसरा, अशोक मेहता समिति, ये 1977 में बना था। और GVK राव समिति, ये 1986 में बना था। और LM सिंघवी समिति, नहीं, यहाँ पर ये गलत है। ये जो GVK राव समिति 1985 में बना था, 1985 में बना था, याद रखिए। और LM सिंघवी समिति 1986 में बना था, 1986। तो इसके अकॉर्डिंग यही क्रम सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी में और हड़बड़ी में गड़बड़ी ना करें, जैसे अभी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज से संबंधित कौन सा समिति है? पंचायती राज से संबंधित कौन सा समिति है? तो इसका आंसर आप दीजिए। इसमें पंचायती राज से संबंधित पहला अशोक मेहता और दूसरा बलवंत राय मेहता समिति है। उसका जुबिन मेहता समिति और प्रताप सिंह समिति, ये दोनों नहीं है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है, आपको ये बताना है। आंसर आप जल्दी बताइए। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ग्राम पंचायतों के लिए संवैधानिक मंजूरी की आवश्यकता सर्वप्रथम किसे प्रतीत हुई? ग्राम पंचायतों के लिए संवैधानिक मंजूरी की आवश्यकता सर्वप्रथम किसे प्रतीत हुई है? इसका आंसर आप बताइए। तो मैं अब आपको आंसर बताता हूँ। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, LM सिंघवी समिति को सबसे पहले संवैधानिक मंजूरी की आवश्यकता प्रतीत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायतों के कृतियों पर पुनर्विचार के लिए वर्ष 1970 में किस समिति का गठन हुआ? बहुत इजी है, आपको आंसर पता होगा। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को 1988 में संवैधानिक स्तर प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? 1988 में कौन सी समिति ने इसे संवैधानिक दर्जा देने का सिफारिश किया गया था? तो इसमें हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन बी, थुंगन समिति। यहाँ पर भुंगन लिख दिए गए, थुंगन है, ठीक है, याद रखें।
थुंगन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज अधिनियम 1994 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पास आपको 7 कथन दिया है, कौन सा सही है आपको बताना है, इसको जल्दी बताइए। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ए, बी, सी और जी इसमें सही है। ए, पंचायती राज अधिनियम 1994 मूलतः मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। दूसरा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने इसे स्वीकृति प्रदान की, ये भी सही है। तीसरा, इसे छत्तीसगढ़ शासन के अंगीकृत कर 1/11/2000 से प्रभावित किया। इसके बाद हमारा सही है जी वाला, यह विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 कहलाया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को प्रदान नहीं किया गया है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा किसे पंचायती राज को प्रदान नहीं किया गया है? तो इसका जल्दी आंसर बताइए। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधि अयोग्य घोषित हो जाएंगे यदि उनके 2 संतान होगी। तो ऐसा कोई भी नियम पंचायती राज को प्रदान नहीं किया गया है, बाकी ये 3 प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63, पंचायती राज प्रणाली को संविधान में कौन सा भाग में शामिल किया गया है? इसका आंसर आपको पता होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भाग 9 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज प्रणाली को किस वर्ष लागू किया गया है? तो इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1993 में इसे लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज के संबंधित 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत इसे जोड़ा गया है? हाँ, इसका आंसर आपको पता ही होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के तहत इसे जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम भारत में किस राज्य में लागू किया गया था? तो सर्वप्रथम भारत में इसे कहाँ लागू किया गया था? राजस्थान में। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने स्तर होते हैं? तो इसका आंसर आपको पता होगा, 3 स्तर होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा की परिभाषा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में दी गई है? जल्दी इसका आंसर बताइए। अब पंचायती राज का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो ये अनुच्छेद 243A में दिया गया है। अब यहाँ हमारा पंचायती राज से संबंधित सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आइए अब देखते हैं भारत व छत्तीसगढ़ इतिहास एवं विविध से संबंधित क्वेश्चन। 69 से लेकर 100 तक में इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे भी आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आपको सही कथन बताना है। तो इसका आंसर जल्दी बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। आइए देखते हैं। पहला कथन, प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच हुआ, ये सही है। दूसरा, इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की निर्णायक भूमिका थी, ये भी सही है। प्लासी के युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी, ये भी सही है। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको भी ये समझ आ रहा होगा और इजी लग रहा होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में द्वैध शासन प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? द्वैध शासन प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। जल्दी आंसर दीजिए। पहला कथन देखते हैं, यह व्यवस्था वॉरेन हेस्टिंग के समय लागू किया गया। दूसरा, इसके अंतर्गत राजस्व संग्रहण का कार्य कंपनी का था जबकि प्रशासनिक कार्य नवाब का था। तीसरा, इससे अंग्रेजों को लाभ और भारतीयों को शोषण मिलता था, तो ये भी सही है। तो इसमें दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। और पहला क्यों गलत है आप कमेंट में बताइएगा, ये इजी है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन, इसके तहत भारतीय रियासतों को ब्रिटिश सेना रखनी होती थी। दूसरा कथन, रियासतों को ब्रिटिश अधिकारियों के खर्च वहन करने पड़ते थे। तीसरा कथन, यह नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाई गई थी।
तो ये तीनों कथन में पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है क्योंकि इसे लॉर्ड डलहौजी द्वारा नहीं लाया गया था, वेलेजली द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो पहला दूसरा सही है, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों में से कौन से कारण शामिल थे, इसमें बताना है। 1857 का कारण कौन सा था? पहला, समन्वित राष्ट्र नेतृत्व की कमी, दूसरा सीमित भौगोलिक विस्तार, तीसरा अंग्रेजों की सैन्य और तकनीकी श्रेष्ठता, चौथा जनसाधारण की निष्क्रियता। तो इसमें हमारा चारों ही कथन सही हैं, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको भी ये इजी लग रहा होगा और आपका भी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर विद्रोही नेता दिया गया है और एक क्रांति केंद्र, तो इसको सुमेलित करना है और आपको आंसर बताना है। कमेंट में आंसर बताइए। तो हमारा सबसे पहले हम रानी लक्ष्मीबाई से देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? झांसी की थी, तो इसका सी का हो जाएगा पहला। और तात्या टोपे ये ग्वालियर के थे, तो बी का हो जाएगा तीसरा, और ए का हमारा हो जाएगा दूसरा। ये जो थे कुंवर सिंह ये बिहार से थे, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, यह परिभाषा किसने दी थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर आप दीजिए। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विनायक दामोदर सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था 1857 की क्रांति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिया गया है। पहला कथन, अवध का विलय लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत हुआ। दूसरा, लॉर्ड डलहौजी ने इसे प्रशासनिक कुप्रबंधन के आधार पर अधिग्रहित किया। तो ये दोनों कथन सही हैं या गलत? तो मैं अब आंसर बताता हूँ आपको। ये दोनों कथन सही हैं, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन भारतीय रियासतों ने 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया? तो इसमें आंसर आपका क्या होगा? हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। हैदराबाद, कश्मीर, राजपूताना और बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है प्रथम कर्नाटक युद्ध में? क्वेश्चन को देखिए और आंसर बताइए। आशा करता हूँ आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। तो इसमें अब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था, तो ये कथन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुप्ले किस युद्ध के समय फ्रांसीसी सेनापति था? डुप्ले कौन से युद्ध के समय में फ्रांसीसी सेनापति था? आंसर बताइए। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय में डुप्ले फ्रांसीसी सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों ने किस युद्ध में फ्रांसीसी सेना को हराया? तो तीसरे कर्नाटक युद्ध के समय में अंग्रेजों ने किस फ्रांसीसी सेना को हराया था? मतलब कहाँ का? प्लासी का, बक्सर का, वांडीवास का या पानीपत का? आशा करता हूँ आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। इसमें हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वांडीवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम कर्नाटक युद्ध का था? कर्नाटक युद्ध का कौन सा परिणाम है? क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंग्रेजों की शक्ति दक्षिण भारत में बढ़ी। आशा करता हूँ आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे होंगे या अपने कॉपी पेन में लिख रहे होंगे। उसके बाद ही हमारे आंसर को देखिएगा, तभी मॉक टेस्ट का आपको फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने किस युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी? बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर बताइए। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान ने युद्ध किया था अंग्रेजों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज और हैदर अली के बीच कौन सी संधि हुई थी? जल्दी आंसर बताइए। तो इसमें हमारा अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच में
मद्रास की संधि हुई थी। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंग्ल मैसूर युद्धों के दौरान अंग्रेजों का मुख्य सहयोगी कौन था? अंग्रेजों का मुख्य सहयोगी कौन था? तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मराठा जो थे, मराठा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का मुख्य कारण क्या था? आंसर दीजिए। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहायक संधि के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि को 1802 में किसने स्वीकार किया था? सहायक संधि को 1802 में किसने स्वीकार किया था? वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेशवा ने 1802 में सहायक संधि स्वीकार किया था, मराठों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट आने वाला है क्वेश्चन। ये कथन और निष्कर्ष से संबंधित एक कथन दिया है, बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र शक्तिशाली मराठा शासक थे। दूसरा उसका कारण, उन्होंने रतनपुर के कलचुरियों से छत्तीसगढ़ जीता। तो क्या कथन और कारण दोनों सही हैं? जल्दी आंसर दीजिए। ये छत्तीसगढ़ से संबंधित क्वेश्चन आ गया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही इसमें डाला गया है। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कथन सत्य है लेकिन कारण गलत है। ये इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आने का चांसेस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों की समकालीन थी। आनंदीबाई कौन कौन से मराठा शासकों की समकालीन थी? बिंबाजी, परसोजी, चिमड़जी, व्यंकोजी। तो आनंदीबाई बिंबाजी, चिमड़जी और व्यंकोजी की समकालीन थी। तो हमारा आंसर ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1741 ईस्वी में रतनपुर राज्य पर नागपुर के किस भोसले शासक के समय भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? भास्कर पंत किसका सेनापति था, ये मेन बताना है। उस समय नागपुर में कौन सा भोसला शासक था? रघुजी प्रथम, रघुजी द्वितीय, रघुजी तृतीय, अप्पा साहेब। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उस समय रघुजी प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैहय कलचुरी वंश को पराजित करने वाले मराठा कौन थे? हैहय कलचुरी वंश को पराजित करने वाले मराठा कौन थे? सिंधिया, भोसले, होयसल और होलकर। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भोसले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी शासन को समाप्त करने वाला मराठा शासक कौन था? कलचुरी शासन को समाप्त करने वाला मराठा शासक कौन था? तो ये इसमें हमारा आंसर ऑप्शन बी, रघुजी भोसले हो जाता। शासक पूछा है इसलिए रघुजी भोसले, सेनापति बोलता तो भास्कर पंत होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। निम्न कथन को देख के आपको सही उत्तर चुनना है। जल्दी बताइए आंसर आप देख के इसको। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल पहला कथन सही है। नागपुर के राजा रघुजी भोसले के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया था। दूसरा कथन है, रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया, तो कोई युद्ध नहीं किया था। रतनपुर का राजा युद्ध करते हुए मारा गया, तो युद्ध ही नहीं किया तो मारा भी नहीं गया वो। तो पहला बस सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट, उद्दंड मार्तंड, संवाद कौमुदनी, द हिंदू। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उद्दंड मार्तंड। और इसके संपादक कौन थे? अगर आपको पता है तो आंसर बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकौशल पत्रिका के संपादक कौन थे? महाकौशल पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए, सतीश बनर्जी, ऑप्शन बी, अंबिका चरण शुक्ल, ऑप्शन सी, माधवराव सप्रे, ऑप्शन डी, रामाराव चिचोलकर। तो हमारा आंसर इसमें अंबिका चरण शुक्ल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? विश्व मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ऑप्शन ए, विदेशी कार्यकारिणी सदस्य, ऑप्शन बी, विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेश मंत्री जो है विश्व स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज FSS किसका खुफिया एजेंसी है?
किसका खुफिया एजेंसी है? ऑप्शन ए रूस का, ऑप्शन बी कनाडा का, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इजराइल। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए रूस का। फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज FSS रूस का खुफिया एजेंसी है। आजकल खुफिया एजेंसी से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेलिजेंट ब्यूरो IB का स्थापना कब हुआ था? IB का संस्थापना वर्ष बताना है, स्थापना वर्ष। 1853, 1854, 1844, 1855। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा 1844। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का pH मान कितना होता है और उसकी प्रकृति क्या है? रक्त का pH मान कितना होता है और उसकी प्रकृति क्या है? जल्दी आंसर बताइए। इसका हमारा आंसर हो जाएगा 97 का A, 7.4, और रक्त जो है क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में कुल कितनी तंत्रिका तंत्र होती है? मानव मस्तिष्क में कुल कितनी तंत्रिका तंत्र होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर अभी लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 632 तंत्रिका तंत्र मानव मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुंडाधुर सम्मान आशीष अरोड़ा को किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ? गुंडाधुर सम्मान आशीष अरोड़ा को किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ? हॉकी के क्षेत्र में, वॉलीबॉल के क्षेत्र में, स्विमिंग के क्षेत्र में, पोलो के क्षेत्र में? हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वॉलीबॉल के क्षेत्र में। 100 और लास्ट नंबर का क्वेश्चन, अगर आपको हमारा मेहनत, हमारा सीरीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर भी आगे ऐसे ही वीडियो लाना है तो कमेंट करें। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, राज्य गठन की बाद छत्तीसगढ़ के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ का प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सत्यनारायण शर्मा, ऑप्शन बी नंद कुमार पटेल, ऑप्शन सी बनवारी लाल अग्रवाल, ऑप्शन डी मोहन शुक्ल। हमारा आंसर इसमें क्या होगा? इसमें हमारा आंसर ऑप्शन बी बनवारी लाल अग्रवाल थे। राज्य गठन की बाद छत्तीसगढ़ के प्रथम गृह मंत्री बनवारी लाल अग्रवाल थे। तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए। आपसे हम हैं तो हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। ये इतने सारे पूरे क्वेश्चन थे। अगर इसका PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ लिंक दिया हुआ है, और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और हमारे पुराने वीडियो को भी देखिए, जिसमें पंचायती राज, जियोग्राफी और छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाला गया है। और साथ ही आजीविका, ग्रामीण विकास और पंचायती राज के पूरे ADO के सिलेबस को कंप्लीट कराया गया है, तो उसको भी देखिएगा। यूट्यूब चैनल में अगर नहीं जुड़े हैं तो इसमें जुड़ जाइएगा। और ये हमारा व्हाट्सअप का चैनल है, यहाँ भी हम करंट अफेयर डालते रहते हैं, इसमें भी ज्वाइन हो जाइएगा। और ये इंस्टाग्राम का नया हमने अकाउंट बनाया है, यहाँ हम छत्तीसगढ़ और देश दुनिया का अपडेट डालते रहेंगे, तो आप इसमें भी फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो में बनने के लिए थैंक यू। वीडियो में आपका इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।